हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी और आज हम 12th क्लास से पढ़ेंगे। पहला तो होगा हमारा सेंट्रल डोगमा, और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग, ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोगमा से। क्या है सेंट्रल डोगमा? एक साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन और क्रिक, जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, उसमें जो साइंटिस्ट था फ्रांसिस क्रिक, इसने एक बात और बोली थी डीएनए के लिए, और वो ये थी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी वो देखो। डीएनए से डीएनए बनना, दैट इज रेप्लिकेशन। उसके बाद डीएनए से आरएनए बनना, जिस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। देन उसके बाद प्रोटीन बनना। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको नाम दिया गया सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा दैट मीन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होती है कि सेल में क्या प्रेजेंट है? डीएनए। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करता है, यानी कि कैसे एक्सप्रेस करता है, इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले डीएनए क्या करता है? डीएनए बनाता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। देन डीएनए से बनता है आरएनएज। तीन तरह के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो इसीलिए मैंने वर्ड किया आरएनए, आरएनएज। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब फ्लो हो गई इंफॉर्मेशन, यानी इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, डीएनए के पास जो थी, किसके पास चली गई? आरएनए के पास। नाउ आरएनए से वो इंफॉर्मेशन क्या थी? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। यानी बेसिकली जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो वो किसके थ्रू आगे गई? आरएनए के थ्रू। तो ये हो गई आपकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए दैट इज डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा। ये था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इनिशियली ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सेंट्रल डोगमा था, ये ठीक था कि भैया फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे ही होती है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है, कभी उल्टा नहीं होता। लेकिन जब एक वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? आरएनए से डीएनए बन गया। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले कहां देखा गया? जो वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एचआईवी। एचआईवी जो वायरस है जो कोज करता है एड्स, ये वो वायरस होते हैं, इनको रिट्रो वायरस बोला जाता है। रिट्रो वायरस में उन सभी वायरसेस को रखा जाता है जिनमें एबिलिटी होती है कि उनका जेनेटिक मटेरियल, उन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, और उस आरएनए से वो क्या बना पा रहे हैं? डीएनए बना पा रहे हैं। तो इसीलिए जो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये
क्या हो गई, वापस भी हो गई, कहां से, आरएनए से डीएनए भी बन गया। तो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि जो सेंट्रल डोग्मा है वो ज्यादा टाइम तक नहीं चला। किसके बाद, जब रिट्रोवायरस की डिस्कवरी हो गई उसके बाद से ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरीके से नहीं रही। तो ये कई बार पिछली बार शायद क्वेश्चन भी आया था इसके लिए, सेंट्रल डोग्मा में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिवर्स भी हो जाती है। तो ये था सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो इसको हम ऐसे जानेंगे, देखो हम जानते हैं कि डीएनए किसका बना है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा डीएनए का, तो स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि हमारा जो डीएनए है वो किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, और न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर ही क्या करता है, बताता है कि डीएनए की लेंथ क्या है। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे ऑब्वियस सी बात है डीएनए की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब मैंने आपको एक टर्म और बताई थी, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब क्या था भाई, डीएनए क्या था, डबल हेलिक्स था। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं लाइक दिस, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। हमने सैलिएंट फीचर में पढ़ा था डीएनए के कि दो स्ट्रैंड होते हैं, बीच में क्या होते हैं, बेस पेयर्स के बीच में, यानी कि जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। हमने ये बात की थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्टैंड बना लिया, इसमें ये बेस पेयर ए हो गया, जी हो गया और ए टी हो गया। अब ये एंड हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, मैंने प्राइम का मतलब भी बताया था। तो इसके साथ P यहां S होगा, यहां T के साथ क्या लगेगा, हमेशा A लगता है। बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कितने होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, क्या होगा, यहाँ G है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर C होगा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड P S T होगा, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा। तो ये एंड हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने डीएनए बात की थी। तो जो एक है ये, अगर हम इसकी एक की बात करें तो ये बनाएगा आपका बेस पेयर, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका एक बेस पेयर डीएनए में। तो डीएनए की लेंथ किस पर डिपेंड होती है, इन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पर ही होती है। जितने ज्यादा बेस पेयर होंगे डीएनए की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो इकोलाई है, अगर उसकी बात करें, इकोलाई की 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं इकोलाई। आपका एक बैक्टीरिया है जिस पर बहुत ज्यादा स्टडी हुई है, तो इसके बेस पेयर्स का पता लगाया गया। तो इसमें कितने बेस पेयर्स हैं, 4.6 into 10 की पावर 6। लेंथ का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं हम। कैसे, हमने पढ़ा था कि एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है डीएनए में, वो कितना था, 0.34 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसे, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3.4 into 10 की पावर -9 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। नैनोमीटर कितना छोटा था, -9। ये आपका मीटर बन गया है बेस पेयर। तो ये एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में गैप हो गया 0.3
34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर गैप हो गया। अगर नैनोमीटर में ले रहे हो तो ये हो जाएगा। तो हमें अब हमारे पास मीटर में आ गया है तो हम डीएनए की लेंथ मीटर में निकाल सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा, और एक चीज और, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि आप चाहे बैक्टीरिया का डीएनए लो और उसके बेस पेयर का गैप देखो, चाहे ह्यूमन का लो, दोनों के बीच में जो गैप होगा वो यही होगा। चाहे बैक्टीरिया का डीएनए हो चाहे ह्यूमन का डीएनए हो, दो बेस पेयर के बीच में जो गैप है वो यही होगा। डीएनए बी टाइप का, डीएनए ए बी सी डी जेड 6 प्रकार का होता है, 6 टाइप का होता है डीएनए। तो उसमें जो हम बात कर रहे हैं हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो बी टाइप का होता है। तो बी टाइप में जो गैप होता है, बी टाइप का जो डीएनए होता है उसमें गैप होता है, ये यही होता है। चाहे आप इकोलाई का लो चाहे ह्यूमन का लो, बैक्टीरिया का लो चाहे ह्यूमन का लो, गैप रहेगा सेम। ये चीज आप याद रखेंगे। और इसी वजह से अब क्या कर सकते हैं, अगर आप क्या करोगे, अगर आपको क्या निकालना है, इकोलाई के डीएनए की लेंथ निकालनी है मीटर में, तो सिंपल है, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इस गैप के साथ, क्या हो जाएगी इसकी लंबाई आपको पता चल जाएगी। मीटर 1.36 मीटर क्या होगी इसकी लंबाई होगी। अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो ह्यूमन में बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹। ये बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर हैं। लेंथ निकालो, लेंथ निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, 3.34 इंटू 10⁻⁹ 6.6 इंटू 10⁻⁹। ये तो हो गया नंबर किसका, डीएनए में बेस पेयर का। किसमें, ह्यूमंस में। लेंथ निकालनी है डीएनए की, ह्यूमन के डीएनए की लेंथ निकालनी है। सिंपल सी बात है, लेंथ निकालने के लिए इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे 2.2 मीटर आएगी। ये कई बार आपका 1 नंबर में आ जाता है। हाउ विल यू फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन। ह्यूमन में डीएनए की लेंथ को कैसे आप निकालोगे और कैसे पता लगाओगे, तो ये चीज थोड़ी सी आप याद रखोगे। तो ये हो गया आपका क्या, डीएनए की लेंथ। चलो अब बात कर लेते हैं डीएनए 2.2 मीटर का हो गया, और ये माइक्रोस्कोपिक सेल में कैसे प्रेजेंट होता है, मतलब किस तरीके से अरेंज होता है कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल में 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब इसकी पैकेजिंग होती है किसी तरीके से। तो चलो पैकेजिंग देखते हैं, डीएनए किस तरीके से एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उनमें तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डीएनए स्कैटर्ड होगा। उसके बाद भी यहां से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर लाइन में। यहां से अब मैं आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा हर लाइन से एक क्वेश्चन बनेगा और मैं क्वेश्चन साथ साथ बताता चलूंगा। व्हाई इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड इवन देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये कहते हैं हम कि न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन फिर भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। हाउ या व्हाई, यहां से एक आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो 2 नंबर का यही हो जाता है आपका कि डीएनए प्रोकैरियोट्स में स्कैटर्ड क्यों नहीं होता। उसका आंसर देखते हैं। चलो ये है हमारा डीएनए। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपसे कई बार आप अगर आप प्रैक्टिकल्स देते हो तो टीचर आपसे पूछ लेता है कि भाई विच चार्ज ऑन डीएनए, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है। याद रखोगे डीएनए पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और कोई पूछ ले वाई क्यों होता है डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से इस डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है,
फोस्फेट प्रेजेंट होता है, उस फोस्फेट की वजह से इस पर एसिड की वजह से या फास्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए पर क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि डीएनए पर कौन सा चार्ज है और क्यों है। अब मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोटेक में एक टेक्निक आएगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस चार्ज के बेस पर ही डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है। इसीलिए मैं यहाँ आपको बार बार बता रहा हूँ कि डीएनए पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, किसकी वजह से है, फास्फोरिक एसिड की। चलो, और यही वो चार्ज है जो डीएनए को क्या करता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में पैक्ड फॉर्म में रखता है, उसे स्कैटर्ड नहीं होने देता। चलो देखते हैं वो कैसे। इस डीएनए के साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर इस डीएनए के साथ, या ये कह सकते हैं जो डीएनए होता है वो रैप्ड होता है किसके साथ, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ। डीएनए जो होता है वो रैप्ड हो जाता है किसके साथ, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो स्कैटर्ड नहीं होता और वो इसकी फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में वहां पर सेल में पड़ा रहता है। तो ये रीजन होगा कि डीएनए जो है वो स्कैटर्ड क्यों नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो रीजन हो गया डीएनए बाइंड विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन और रैप्ड विद पॉजिटिवली चार्ज protein, that's why it is not scattered in the cell। ये तो हो गया प्रोकैरियोट का। बात कर लेते हैं यूकैरियोट की। अब यूकैरियोट का थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूकैरियोट हमारे अंदर भी पाई जाने वाली सेल है। चलो देखते हैं यूकैरियोट्स में। तो हमें पता है यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये सेल है और सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। तो यूकैरियोट्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की, वो जरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, यूकैरियोट में पैकेजिंग ऑफ डीएनए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि डीएनए पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और यूकैरियोटिक सेल में भी क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, और उन प्रोटीन्स को बोला जाता है हिस्टोन्स प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन हो गई, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है, पहला क्वेश्चन जो यहां पर अराइज हो रहा है वो यही है कि हिस्टोन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। क्योंकि हम जानते हैं 11th क्लास में पढ़ा था, प्रोटीन किसके बनते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। तो जो प्रोटीन किसके बने होंगे, जिस भी टाइप के अमीनो एसिड से, टाइप मींस अगर उन अमीनो एसिड पर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से रिच होंगे, या ये कह सकते हैं वो प्रोटीन्स अगर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन प्रोटीन पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये भी अमीनो एसिड से बना होता है, और कौन से अमीनो एसिड, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो कौन कौन से अमीनो एसिड है जिनसे ये हिस्टोन बना होता है, अर्जिनिन और लाइसिन। इन दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है और इन्हीं से ये हिस्टोन प्रोटीन्स
हिस्टोन्स, मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी होती हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं अर्जिनिन और लाइसिन रिच होती हैं, इसीलिए इन हिस्टोन प्रोटीन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो क्लियर हो गया जो क्वेश्चन था हमारा कि हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बनती हैं और अमाइनो एसिड कौन सा, अर्जिनिन और लाइसिन, इन दोनों पर ही चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्रोटीन पर भी चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो अब सिंपल सी बात है, हम जानते हैं, तो फिजिक्स की बात है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। चलो तो अट्रैक्शन होगा तो कैसे होगा, यानी कि पैकेजिंग कैसे होगी, चलो देख लेते हैं। डीएनए जिन हिस्टोन प्रोटीन्स पर रैप्ड होता है वो 5 टाइप के होती हैं। पांच टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। तो 5 टाइप कौन कौन सी है, पहली है H2A, H2B, H3, H4, H1। ये 5 टाइप की आपकी क्या होती हैं, प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, और ये मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। ऑक्टामर का मतलब हो गया 8, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाती है, हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। और वो हम बात कर रहे हैं यहाँ तो टाइप कितनी है, 4, लेकिन हिस्टोन ऑक्टामर में कितनी प्रोटीन हो गई, 8। तो किस तरीके से रेंज होती है, देखो पेयर में प्रेजेंट होंगी, ये हो गई H2A और इसके पीछे ये हो गई H2A, H2B, ये लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होगी, पेयर में प्रेजेंट होगी, इसीलिए ये कहलाएगा हिस्टोन ऑक्टामर। और लास्ट होगा यहाँ पर ये जो होगा, जो एक प्रोटीन होगी, ये कहलाएगी आपकी H1। तो ऑक्टामर ये हो गया और 5 इसके साथ अटैच होती है। चलो देखते हैं, तो अब ये हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, इस हिस्टोन ऑक्टामर पर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। डीएनए पर कैसा चार्ज है, अभी बात की थी, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो पैकेजिंग बड़ी ही सिंपल हो जाती है। देखो कैसे, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इस हिस्टोन ऑक्टामर पर फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, इस हिस्टोन ऑक्टामर पर हमारा डीएनए क्या हो जाता है, रैप हो जाता है, और रैप होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर पर डीएनए रैप कर जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब अगला क्वेश्चन ये आता है जो आपका नीट में भी आता है, न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं। तो याद रखना, जब डीएनए ऑक्टामर को रैप करता है तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए की कितने बेस पेयर उस हिस्टोन प्रोटीन को रैप करते हैं, 200। ये होगा आपका न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होंगे, तो 200 बेस पेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है, 1 नंबर में आ सकता है,
क्योंकि अब सीबीएसई जो है और हरियाणा बोर्ड में तो था ही, सीबीएसई में भी 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऑप्शन टाइप में या इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसोम। चलो अब इस तरीके से डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन पर रैप कर जाता है और रैप करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये हो गए न्यूक्लियोसोम। देन अभी नेक्स्ट 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 इस तरीके से रैप करता चला जाता है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। नाउ देन फर्दर दिस क्रोमेटिन जो है फर्दर क्या होता है, पैक हो जाता है, कॉम्पैक्टली पैक हो जाता है और बनाता है क्रोमेटिन फाइबर। अब आपको ये ऐसा नजर आएगा जैसे इसने बोला है कि बीड ऑफ स्टिंग, बीड ऑफ स्टिंग मतलब मोतियों की माला जैसा ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये कह रहा है कि अगर इसे माइक्रोस्कोप में हम क्रोमेटिन जो देखते हैं वो कैसा नजर आएगा, बीड ऑफ स्टिंग, यानी कि मोतियों की जो माला होती है उस तरीके से नजर आएगा। आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से नजर आएगा, तो इसको बीड ऑफ स्टिंग बोलते हैं। जब बीड ऑफ स्टिंग फिर फर्दर कॉम्पैक्टली अरेंज होता है तो क्या बना देता है, क्रोमेटिन फाइबर। हमने 11th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस पढ़ी है, उसमें क्या हो जाता है, जो डीएनए है फर्दर मेटाफेज में रैप्ड हो जाता है और रैप्ड होके ये क्रोमेटिन फाइबर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये जो फर्दर रैप होते हैं तो क्या होती है, इसमें प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन पर ये क्या कर जाते हैं, रैप कर जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब जब ये क्रोमेटिन फाइबर इन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन पर रैप करते हैं तो कहीं से ये लूजली पैक्ड हो जाते हैं और कहीं से ये डेंसली पैक हो जाते हैं। तो यहां से अब जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो वो क्या है। क्या कहा मैंने, फर्दर ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे यानी कि पैक्ड होंगे, तो कौन सी प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और कहीं से क्या होंगे, ये लूजली पैक्ड होंगे और कहीं से डेंसली पैक्ड होंगे। लूजली पैक्ड होंगे तो वो क्या लाएगा आपका यू क्रोमेटिन, और जहां से डेंसली पैक होंगे वो कहलाएगा आपका रीजन हेट्रोक्रोमेटिन। दो रीजन होंगे जहां से उस प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये क्रोमेटिन फाइबर लूजली पैक्ड होंगे यूक्रोमेटिन और डेंसली पैक्ड होंगे तो हेट्रोक्रोमेटिन, ये कहलाएगा। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या आता है 3 नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो पहला तो डिफरेंस यही होगा, यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होंगे और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होंगे। नेक्स्ट दूसरा जो डिफरेंस बनेगा वो ये होगा, जब हम इनको स्टेन करते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का पता कैसा लगता है, जब स्टेन किया जाता है तो ये लाइट स्टेन होते हैं और ये डार्क लाइट। चलो तीसरा डिफरेंस क्या होगा, ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये होगा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो यूक्रोमेटिन से बनेगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली
इनएक्टिव होंगे। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, मतलब इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। यूक्रोमेटिन का डीएनए से आरएनए बनेगा। ये था हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इससे जितने भी उठने वाले क्वेश्चन थे मैंने सबको बता दिया है, आप उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है आखिरी में ढूंढते रहते हैं हम, लेकिन अभी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, तो इसीलिए आप उनको राइट डाउन करें टॉपिक वाइज कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए से ये क्वेश्चन अराइज हुए। तो फाइनली जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से अच्छा ये क्वेश्चन है, फिर आप उन पर फोकस करके अच्छे नंबर ले सकते हैं।